हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के मास्टर डिग्री प्रोग्राम के हिंदी विषय के सब्जेक्ट MHD2 का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इकाई 5 अर्थात जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा और काव्य शिल्प संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस चैप्टर से शॉर्ट टिप्पणियों में भी काव्य भाषा या काव्य शिल्प के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को देख लेते हैं। प्रसाद जी का काव्य भाषा। प्रसाद जी अपनी काव्य यात्रा ब्रज भाषा की कविताओं से प्रारंभ की। प्रेम पथिक को खड़ी बोली में लिखकर खड़ी बोली को अपनाया और फिर झरना की कविताओं में प्रयुक्त खड़ी बोली में जो निखार और नयापन आना प्रारंभ हुआ, उसकी प्रौढ़ परिणति उनकी कविताओं आंसू, लहर तथा कामायनी में हुई। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ लेने के लिए महत्वपूर्ण है कि पहले ब्रज भाषा अधिक प्रचलित था। ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली आया। ठीक है, और खड़ी बोली में धीरे धीरे निखार आते आते जो आधुनिक हिंदी भाषा का रूप है वो अभी सामने है। ठीक है, तो ये जो खड़ी बोली से जो निखार आना, खड़ी बोली में जो निखार आना, ये लगभग प्रसाद जी के समय में ही प्रारंभ हुआ, या फिर कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने ही इनकी शुरुआत की। ठीक है, द्विवेदी युग में कुछ हद तक सुधार हो रहा था, लेकिन जो मुख्य काम हुआ वो प्रसाद जी के द्वारा ही हुआ। ठीक है, प्रसाद जी की काव्य भाषा क्रमशः विकसित हुई, वह धीरे धीरे प्रौढ़ता की ओर बढ़ी है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि काव्य भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। सामान्य भाषा जहाँ तक तथ्यात्मक, सूचनात्मक और प्रयोजन सापेक्ष हो सकती है, वहीं काव्य भाषा भावात्मक होती है। काव्य भाषा भावोद्दीप्त होती है और पाठकों के मन के भावों का संचार करती है। ठीक है, पाठकों के मन में भावों का संचार करती है, भाव चित्र उपस्थित करती है, कल्पना के नए उन्मेष उत्पन्न करती है। प्रसाद जी के पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताएं छायावाद के उत्कर्ष काल की प्रौढ़ रचनाएं हैं। ठीक है, ये कामायनी या फिर लहर, ये सब प्रौढ़ रचनाएं हैं। ठीक है, छायावाद के उत्कर्ष काल की प्रौढ़ रचनाएं हैं। कुछ निजी विशेषताओं को छोड़कर जो छायावाद के अन्य कवियों अर्थात पंत, निराला, महादेवी आदि की काव्य भाषा में मिलती है, प्रसाद जी की काव्य भाषा में छायावादी काव्य की ये सभी विशेषताएं मिलती है। छायावादी कवियों ने स्वानुभूति निरूपण के लिए आभ्यंतर अनुभव की नई अभिव्यक्ति के लिए नई काव्य भाषा का प्रयोग किया है। अब एक एक करके काव्य भाषा का जो अंग है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शब्द चयन। ठीक है, प्रसाद जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अतः उनके काव्य में सबसे अधिक तत्सम शब्दावली का ही प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से आए मूल शब्द है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ये कविता की पंक्तियों से ये स्पष्ट हो सकता है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा स्वमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये जो पंक्तियां हैं इसमें अधिकतर तत्सम शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। कामायनी में कुछ सामान्य शब्दों में जैसे हलचल, लहर, मतवाली, बिजली का फूल आदि का प्रयोग हुआ है, पर उनके काव्य में संस्कृत के तत्सम शब्दावली का ही बाहुल्य है। उनके शब्दों के पीछे बांग्ला भाषा का भी संस्कार है। ठीक है, अतः उनमें
संगीतात्मकता, कोमलता आदि गुण पाए जाते हैं। प्रसाद कोमल लयात्मक पद विन्यास के प्रयोग में दक्ष हैं। साथ ही प्रसाद जी ने पुराने शब्दों का नया अर्थ दिया है, नया संस्कार दिया है, प्रचलित शब्दों में चमक पैदा की है। उनकी भाषा में एक और विरोधी अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसे अंग्रेजी में ऑक्सीमोरन अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे शीतल दाह, शीतल ठंडा, और दाह माने ज्वलंत। ठीक है, तो ज्वलंत अवस्था में कैसे कोई क्या हो सकता है, शीतल हो सकता है, लेकिन यूज किया गया है शीतल दाह। वैसे ही लघु ज्वालामुखी अचेत, ज्वालामुखी लेकिन इसमें एक लघु, तो उसका जो प्रबलता है उसको कम किया गया, साथ ही अचेत। ठीक है, तो इस तरह से ये विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। ज्वालामुखी के दाहकता को कम करने के लिए दो विशेषण अचेत और लघु का प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में विशेषणों का प्रयोग करके भाव को अधिक प्रभावशाली एवं संप्रेषणीय बना दिया है। इनके प्रयोग से कवि की रुचि और सौंदर्य प्रेमी स्वभाव का भी पता चलता है। अलंकार योजना। ठीक है, प्रसाद जी की काव्य भाषा और काव्य शिल्प का सबसे मोहक घटक है अलंकार विधान। उन्होंने सादृश्यमूलक या अन्य अलंकारों का प्रयोग पाठकों को चमत्कृत करने के लिए या नएपन की छाप लाने के लिए नहीं किया है। जैसे कि प्रयोगवादी कवियों ने नायिका को बाजरे की कलगी या कोयले की खान में काम करने वाली मजदूरनी कहकर किया है। ठीक है, इनके अलंकार विशेष रूप से सादृश्यमूलक अलंकार रूपाकार साम्य को दृष्टि में रखकर नहीं, बल्कि प्रभाव साम्य को दृष्टि में रखकर किए गए हैं। ठीक है, अर्थात इसमें रूपाकार साम्य को ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें प्रभाव साम्य को ध्यान में रखा गया है। साथ ही रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग करते समय वह प्रभाव साम्य को ही दृष्टि में रखते हैं। काव्य बिंब, अब इसको समझ लेते हैं। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक मानस छवि है। ठीक है, जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। ठीक है, तो ये काव्य बिंब का एक परिभाषा है, इसको समझना है। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है, यानी मानव के मन में एक ऐसा बनी छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। इसे काव्य को भावोद्दीप्त करने वाला शब्द चित्र भी कहा गया है, जो कवि के तीव्र भावावेग को पाठक तक संप्रेषित करता है और पाठक के कल्पना के सामने एक चित्र भी प्रस्तुत करता है। प्रसाद जी के काव्य के पीछे ऐन्द्रिय अनुभव की चेतना है। ऐन्द्रिय चेतना के आधार पर, ठीक है, अगर हम लोग इंद्रिय के आधार पर देखें तो काव्य बिंब के 5 भेद बताए गए हैं। चाक्षुष बिंब, चाक्षुष देखने वाला, ध्वनि बिंब सुनने वाला, स्वाद बिंब, स्पर्श बिंब और गंध बिंब। ठीक है, तो ये इंद्रिय चेतना के आधार पर बिंब के 5 प्रकार बताए गए हैं। प्रसाद जी के काव्य में ये सभी प्रकार के बिंब मिलते हैं। प्रसाद के काव्य में अब प्रतीक को समझ लेते हैं। ठीक है, जब भावावेग प्रेरित कल्पना मन में एक सहज स्फूर्त तात्कालिक चित्र उपस्थित करती है तो वो बिंब होता है। मूर्तता का गुण, ठीक है, मूर्तता बिंब का गुण है, पर वह एकार्थक और अस्पष्ट हो सकता है। अर्थात ये अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह का अर्थ स्पष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये किसका गुण है? बिंब का गुण है।
लेकिन जब यह बिंब बार बार उसी अर्थ में दोहराया जाता है तो लगभग इसका अर्थ रूढ़ या एकार्थक हो जाता है। ठीक है, तब वही क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। ठीक है, अर्थात बिंब और प्रतीक दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बिंब का जो अर्थ है वो अनेकार्थक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बार बार उसका प्रयोग हो तो उसका अर्थ एकार्थक अगर हो जाए तो फिर उसी को क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। जैसे कि ये अर्थ शब्द है झंझा झकोर। ठीक है, तो झंझा झकोर किसका प्रतीक है? तो आकुलता का प्रतीक है। वैसे ही गर्जन वेदना तड़प का प्रतीक है। ठीक है, कामायनी का सारा रचना विधान भी जिसे रूपक कहा जाता है एक अर्थ में प्रतीक निर्भर ही है। अब प्रसाद की भाषा और मिथकीयता को समझ लेते हैं। मिथक पौराणिक कल्पना है। पहले समझ लेते हैं कि मिथक क्या है। ठीक है, तो मिथक क्या होता है? एक पौराणिक कल्पना है। इसका आधार जातीय स्मृति और विश्वास होते हैं। मिथकीय कल्पना कविता के लिए तभी उपयोगी होती है जब कवि जातीय विश्वास में एक तरह का हस्तक्षेप करता है। कामायनी वैदिक आख्यान पर आधारित काव्य है। उसके पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा पौराणिक पात्र हैं। अतः कामायनी का आधार ही मिथक है। प्रसाद जी ने कामायनी में मिथकीय कल्पना में अपनी ओर से भी बहुत कुछ जोड़ दिया है। उसमें आधुनिक संघर्षशील आपाधापी वाले युग का चित्र प्रस्तुत किया है। आधुनिक सभ्य मानव के विडंबना पूर्व जीवन की हकीकत बता दी है। इस प्रकार प्रसाद जी की काव्य भाषा हिंदी जगत के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नई काव्य भाषा है जिसमें चित्रात्मकता, संगीतात्मकता और लाक्षणिकता का अभूतपूर्व योग है। इस भाषा के निर्माण में कवि की आंतरिक अनुभूति एवं कल्पना वैभव दोनों का योगदान रहा है। अब इसका जो अगला टॉपिक था काव्य शिल्प, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। काव्य रूप की दृष्टि से प्रसाद जी की काव्य की दो विशेषताएं हैं। पहला प्रगीतात्मकता और दूसरा नया प्रबंध कौशल। ठीक है, कामायनी, आंशु, प्रलय की छाया। ठीक है, ये तीनों नाम ना हमेशा याद रखना है। ये रचनाएं सिलेबस में भी है और इसको आगे पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये कामायनी, आंशु, प्रलय की छाया में प्रबंधात्मकता तो है पर वो नए प्रकार का है। ठीक है, प्रबंध काव्य जिसको श्रेष्ठ काव्य माना जाता है महाकाव्य का। ठीक है, कामायनी को महाकाव्य कहा गया है और महाकाव्य प्रबंध काव्य का सबसे श्रेष्ठ रूप है। ठीक है, महाकाव्य जो होते हैं वो क्या है? प्रबंध काव्य का सबसे श्रेष्ठ रूप है। परंतु कामायनी परंपरागत संस्कृति तथा द्विवेदी युगीन हिंदी के महाकाव्य से भिन्न है। कवि ने कामायनी की रचना करते समय महाकाव्य के परंपरागत लक्षणों तथा प्रतिमानों का और ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, अर्थात महाकाव्य का जो परंपरागत लक्षण या प्रतिमान है इसमें ध्यान नहीं दिया गया। उसमें सर्ग है, प्रकृति के अनेक रमणीय चित्र भी है, किंतु वो घटना प्रधान न होकर भाव प्रधान काव्य कृति है। उसका नायक मनु धीरोदात्त न होकर अनेक दुर्बलताओं से ग्रस्त दुविधाग्रस्त मनुष्य है। उसका विधान अनेक स्थलों पर प्रगीतात्मक हो उठा है। ईड़ा सर्ग प्रगीतों का संग्रह है। प्रत्येक छंद में भिन्न भाव है, यद्यपि वे एक सूत्र में पिरोए गए हैं। परंपरागत छंद विधान के नियम का पालन भी इसमें नहीं किया गया है। जहाँ तक आंशु का संबंध है, कवि ने उसके छंदों को विभिन्न अवसरों पर अपनी मनोदशा तथा मन में उठते हुए भावों को व्यक्त करने के लिए लिखा है।
अतः उसके छंदों में कोई पूर्वापर क्रम नहीं है। परंतु बाद में प्रसाद जी ने उनको क्रमबद्ध किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसमें एक सूत्रता आ गई। इस कथा सूत्र के कारण उसे प्रगीतात्मक प्रबंध काव्य कह सकते हैं। प्रसाद जी के प्रगीतों में गीति काव्य के सभी लक्षण तो हैं ही, पर एक विशेषता जो हमें आकृष्ट करती है वो है उनका नया छंद विधान। पुराने छंदों का संस्कार किया गया है तो कहीं लोक छंदों को नया रूप दिया गया है। इसी प्रकार प्रसाद जी ने पुराने छंदों तथा लोक छंदों का उपयोग नई शैली में डालकर किया है। छायावाद की प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति और रूप विधान की सब विशेषताएं प्रसाद के प्रगीतों में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक थे, ठीक है। अर्थात उनमें क्या था कि भारतीय संस्कृति के प्रति एक लगाव था, ठीक है। उनके नाटकों में भी इस बात को देखा जा सकता है, ठीक है। उन्हें अपने गौरवपूर्ण और गरिमामंडित अतीत पर अभिमान था तथा वो अतीत के माध्यम से वर्तमान भारत के निराश, अवसादपूर्ण एवं निष्प्राण भारतवासियों का मार्गदर्शन कर उन्हें अपना वर्तमान सुधारने की प्रेरणा देना चाहते हैं। उनके ऐतिहासिक नाटक इसके तो साक्षी है ही। लहर में भी संकलित ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित आख्यानक गीत अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इसी मानसिकता, सांस्कृतिक चेतना तथा राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। अशोक की चिंता, जो सम्राट अशोक जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये जो कलिंग पर आक्रमण या कलिंग विजय के बारे में जो प्रसिद्ध चर्चा है उसी से संबंधित है। अशोक की चिंता में कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक की ग्लानि और पश्चाताप के माध्यम से वह जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता, दंभ और अहंकार, युद्ध और हिंसक संघर्षों की भयावहता तथा उसके दुष्परिणामों की बात कहकर शांति, अहिंसा, मैत्री, पारस्परिक सहयोग के मार्ग पर चलकर देश को साम्राज्यवादी शक्तियों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं, करुणा का संदेश देना चाहते हैं। इस प्रकार प्रसाद जी का छंद संगठन प्रगीतों में तो महत्वपूर्ण है ही, उनके मुक्त छंद संबंधी प्रयोग भी उतने ही महत्वपूर्ण है। वहाँ भी छंद का मूल आधार लिया गया है। प्रसाद ने लोक छंदों के पुनः संस्कार से नई काव्यात्मक सार्थकता सिद्ध की है। प्रसाद जिस प्रकार प्रगीतात्मकता में खास नयापन लाते हैं, उसी प्रकार महाकाव्यात्मकता की नई पद्धति या शैली विकसित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।